शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से और नेपाल से जुड़े 5 बड़े अपडेट्स आपको बताते हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे। पहला और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि नेपाल में अब भी हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी और सेना की कार्रवाई में अब तक कुल 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। दूसरा, ये विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब इनकी आड़ में नेपाल के बड़े बड़े बैंक, शोरूम, दुकानों, होटल्स को लूटा जा रहा है। जो पूरे दिन आप कहीं भी देख नहीं पाए, वो तमाम खबरें हम लेकर आपके सामने आने वाले हैं। इनमें भी राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक और हिमालयन बैंक की अलग अलग शाखाओं को निशाना बनाकर वहां पर लूटपाट की गई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें तीसरी तस्वीर है जब एक नेता के घर से लॉकर ही उठाकर प्रदर्शनकारी ले आए और उस तिजोरी को खोलने के लिए वो उसे तोड़ रहे हैं। बीच वाली तस्वीर में आपको एक प्रदर्शनकारी गन के साथ दिखाई दे रहे हैं, बंदूक के साथ दिखाई दे रहे हैं, राइफल उनके हाथ में है। और पहली तस्वीर में आप धू धू कर जलती हुई इमारतों को, सरकारी दफ्तरों को देख रहे हैं। तीसरा, प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिससे घर में मौजूद उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी की मौत हो गई है। केपी शर्मा ओली भी अपने इस्तीफे के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने नेपाल को छोड़ दिया है, लेकिन इन दावों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। चौथा अपडेट यह है कि काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सुरक्षा कारणों से स्थगित हो गई हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अब भी प्रदर्शनकारी ये योजना बना रहे हैं कि वो इन उड़ानों के दौरान आतिशबाजी और लेजर लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा अपडेट यह है कि इस वक्त नेपाल का संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और मंत्रियों के दफ्तर प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है और इन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया है। यह हिंसा भी तब हुई है जब इस्तीफे से पहले केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए बैन को वापस ले लिया था और यह भी कहा था कि प्रदर्शन में मारे गए लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा और एक कमेटी की मदद से इस हिंसा की जांच कराई जाएगी। लेकिन यह आग नहीं थम रही। प्रदर्शनकारी सरकार के इन फैसलों से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने सिर्फ 2 घंटे में पूरी सरकार को गिरा दिया और अब स्थिति यह है कि सरकार भी गिर चुकी है, लेकिन यह हिंसा रुक नहीं रही है। और अब से कुछ देर पहले यह खबर आई है कि काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी है और सेना के भी हथियार लूट लिए गए हैं। आप इस वीडियो को देखिए जिसमें प्रदर्शनकारी हथियारों के साथ नेपाल की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए जो काठमांडू के सिंह दरबार की हैं। ये 2 तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी, जिसे शेर का महल भी कहा जाता है। मौजूदा वक्त में नेपाल के प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों के दफ्तर इसी सिंह दरबार में थे। एक हम आपको दिन की तस्वीर दिखा रहे हैं सिंह दरबार की और ये रात की तस्वीर है सिंह दरबार की। धू धू कर जलती ये इमारत अब खंडहर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ये सिंह दरबार महल था पहले और तमाम सरकारी दफ्तर अब इसमें चलते थे। आज प्रदर्शनकारियों ने इसमें तोड़फोड़ और आगजनी की और आप देख सकते हैं कि यह सिंह दरबार इस वक्त भी रात के 9 बजे जल रहा है। यह तस्वीर अगर हम बड़ी स्क्रीन पर भी एक बार अपने दर्शकों को दिखा देंगे, शायद ये कल सुबह तक इसी तरह जलता रहेगा। देखिए, जिस सिंह दरबार को रात के अंधेरे में आप इस तरह से धू धू कर जलते हुए देख रहे हैं, शायद ये आने वाले वक्त में नेपाल में हुए इस विद्रोह की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। तो आइए आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये वही सिंह दरबार है जो रात में इस तरह से जलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन में जब पहली बार यहाँ पर हिंसा हुई थी तो एक धुएं का गुबार था, लेकिन धीरे धीरे कैसे ये पूरी इमारत अब जलती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बार आपको सिंह दरबार की रात की तस्वीर फुल फ्रेम दिखाते हैं, क्योंकि जब ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई हैं तो ड्रोन से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जलती हुई ये इमारत दिख रही है, लेकिन इसी में जब आप इसका एक सेक्शन देखते हैं, सिंह दरबार जो आगे से था,
अगर आप सिंह दरबार को इस वक्त सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको दिखेगी एक भव्य इमारत जो नेपाल की पहचान थी। तमाम सरकारी दफ्तर यहां से चलते थे, लेकिन अब ये रात में इस तरह से जलती हुई दिखाई दे रही है और शायद रात भर ऐसी जलती रहे, क्योंकि यहां पर अब कल्पना करना मुश्किल है कि इस आग को रात के अंधेरे में जहां पर लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, यहां पर कौन बुझाएगा। लेकिन सिंह दरबार की ये आग, रात में जलती ये इमारत आने वाले वक्त में प्रतीक बनेगी इस नेपाल के विद्रोह का, जिसमें जेनजी ने सत्ता सिंहासन को खाली करने की ठानी थी, और उसी का प्रतीक ये बन रही है। एक बार दिन की तस्वीरें इसकी दिखा दीजिए। ये पूरा ये जो फसाड आप देख रहे हैं ना, बीच वाले पार्ट में, यहां से यहां तक, यहीं पर तमाम जो दफ्तर बड़े बड़े यहां पर मौजूद थे। सिंह दरबार का निर्माण 117 साल पहले हुआ था। साल 1908 में इसका निर्माण हुआ था। आप कल्पना कीजिए, उस वक्त ये नेपाल के राजा का शाही महल हुआ करता था, जिसे लेकर शुरू से ही विवाद रहा। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, आरोप लगता था कि 50 हेक्टेयर में फैला ये महल मंदिरों की जमीन पर बनाया गया था, और इसके निर्माण के लिए उस वक्त के राजा ने अंग्रेजों को जंगल बेच दिए थे। यह आरोप हमेशा वहां लगता रहा। इस महल पर पैसे दिए और उसके बाद वहां महल खड़ा किया गया था, जो बाद में एक सरकारी सचिवालय बना। साल 1973 1973, जिसके बाद अगर आप देखिएगा तो साल 1973 के बाद से यहां एक दुर्घटना के बाद आग लगने की घटना हुई थी, लेकिन इसके बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया था। पुनर्निर्माण हुआ, लेकिन उसके बावजूद अब देखिए फिर से ये महल आज दोपहर से जल रहा है। और अब जब आप ये तस्वीरें रात की देखते हैं, पलट दीजिए, रात की तस्वीरें दिखा दीजिए। रात में क्या हाल है इस इमारत का, जैसे खंडर में बदल चुका है और अंदर से आग ही आग, जिसकी लपटें निकलती हुई इस इमारत से दिखाई दे रही हैं। देखिए, आपको पता चलेगा कि नेपाल की ये हिंसा कहां तक पहुंच गई। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि ये सिंह दरबार में रात के जलने की ये तस्वीरें आने वाले वक्त में मुझे लगता है सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर देखी जाएंगी उस विद्रोह की जो यहां पर हुआ है। साल 2001 से आप देखिए, वहां पर ऐसी घटना घटी जब राजशाही में सबसे बड़ा मर्डर हुआ था, और जो वहां युवराज थे उन्होंने राजा को ही और अपने पूरे परिवार के 8 सदस्यों को मार दिया था। फिर साल 2008 तक राजा ज्ञानेंद्र, उनके भाई, राजा बन के रहे। लेकिन उसके बाद से ही जब 2008 में लोकतंत्र वहां पर आया, जनता के विरोध प्रदर्शन से आया, उसके बाद से ये तमाम महल दफ्तरों में तब्दील हो गए थे। लेकिन आज लोकतंत्र से भी चुने हुए जो ये लगातार बार बार बदलने वाले अस्थिर अस्थायी सरकार देने वाले प्रधानमंत्री थे, उन सब से जनता का विश्वास हट गया। और एक दो नहीं, ऐसा नहीं है कि केपीएस ओली ही सिर्फ उनके निशाने पर थे। जितने प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं उन सब पर निशाना साधा है नेपाल के आम लोगों ने। जेनजी से शुरू हुआ यह आंदोलन आज भी उसी तरह से रात में धधकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये खबर दिखा रहे हैं हम, तब भी नेपाल के कई इलाकों में तनाव बना हुआ है और लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इतिहास नेपाल की इस घटना को जब जब याद करेगा, तब तब ब्लैक और व्हाइट की तरह इन दो तस्वीरों की हमेशा बात की जाएगी। इसमें एक तरफ वो युवा है, वो जेनजी युवा है, जो आज नेपाल की जोड़तोड़ की सरकार को उखाड़ फेंकने का जश्न मना रहे हैं। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सड़कों पर उतरे हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए, जिसकी वजह से उनके अवसरों को छीनकर नेपो किड्स, जिन्हें वो कह रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चों के हाथ में मौके दे दिए गए। और दूसरी तरफ वो नेपाल है जो आज सरकार विरोधी आंदोलन में बुरी तरह जल रहा है। क्योंकि अगर वहां की संसद, अगर नेपाल की राष्ट्रपति भवन, अगर वहां का सुप्रीम कोर्ट सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है, तो ये नेपाल का बहुत बड़ा नुकसान है। इस जलते हुए नेपाल में ना सिर्फ लोगों का आक्रोश दिखाई देता है, बल्कि इन तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि एक देश जब बेकाबू हो जाता है तो वहां क्या क्या हो सकता है। नेपाल में हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन आज नेपाल में जो कुछ भी हुआ है वो उसके लोकतंत्र को गहरे जख्म देकर जाएगा, और शायद आज से नेपाल की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज नेपाल की आम जनता सरकार के खिलाफ विद्रोहियों की तरह सड़कों पर उतरी। उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जो भी सरकारी सामान दिखा, जो भी सरकारी दफ्तर दिखा, जो भी सरकारी लोग दिखे, उन सब पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले तो प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में नेपाल के संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी नेपाल के न्यू बानेश्वर इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने पहले संसद भवन में तोड़फोड़ की और इसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया।
ये वही नया संसद भवन था जिसका निर्माण भी अभी पूरा नहीं हुआ था। नेपाल में टैक्स पेयर्स के पैसे से संसद भवन पर लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये जो आप इस वक्त तस्वीरें मेरे साथ टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये संसद भवन की तस्वीरें हैं। 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इस पे, लेकिन सरकार के विरोध में हिंसक भीड़ इतनी बेकाबू हुई कि उसने यहां ना सिर्फ तोड़फोड़ और आगजनी की, बल्कि कुछ लोग संसद भवन में रखे सामान को लूट कर भी वहां से चले गए। देखिए, जैसे सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था और बेकाबू गुस्सा था और सब कुछ खत्म करने पर लोग उतारू थे। संसद भवन की तरह हिंसक भीड़ ने काठमांडू के शीतल भवन पर भी हमला किया, जो वहां का राष्ट्रपति भवन है। और कहा जा रहा है कि इस आगजनी से पहले राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भी एक हेलीकॉप्टर से सेना ने एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। देखिए, ये तमाम सूत्रों से मिली जानकारी है। जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें कुछ जानकारियां छन छन कर आ रही हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। ऐसा मुमकिन है कि इस हेलीकॉप्टर से उन्हें वहां से हटाया गया और अब भी राष्ट्रपति भवन में लगी आग बुझी नहीं है। देखिए, आज काठमांडू के लगभग हर उस इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई जहां सरकारी दफ्तर या सरकारी इमारतें मौजूद थी। और उसी कड़ी में आप ये देख रहे हैं, इनमें हिंसक भीड़ का एक गुट नेपाल के सिंह दरबार में घुस गया, जहां सारे मंत्रियों के दफ्तर मौजूद है। प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार पर कब्जा कर लिया और एक वक्त के बाद स्थिति ये हो गई कि सिंह दरबार को भी आग के हवाले कर दिया गया। उसी की तस्वीरों के साथ हमने बुलेटिन की शुरुआत की थी। देखिए, वहां भी प्रदर्शनकारी सरकारी दफ्तर का सामान अपने साथ लूट कर ले गए थे। पहले नेपाल के जो सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए थे कि आप रजिस्टर कराइए, और अगर रजिस्टर नहीं करते हैं, वो काम नहीं करते हैं, और जिस आदेश पर सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को फिर बैन कर दिया था, उस सुप्रीम कोर्ट को भी प्रदर्शनकारियों ने अपने गुस्से का निशाना बनाया। तस्वीर आपके सामने है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के साथ अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में भी सैकड़ों लोगों ने तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट की। और कहा जा रहा है कि सेना की जिन टुकड़ियों को सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, वो टुकड़ियां वहां से हट गई थी और प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट पर भी अपना कब्जा कर लिया। इस हिंसा के दौरान अलग अलग जिलों और शहरों में कई बड़े नेताओं और मंत्रियों पर भी जानलेवा हमले हुए। ये तस्वीरें भी आपको हैरान करेंगी, कुछ तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आजू राणा देउबा पर हमला किया, जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त। आजू राणा देउबा नेपाल के विदेश मंत्री हैं और सुबह तक कहा जा रहा था कि उन्हें नेपाल की सेना किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने वाली है, लेकिन इससे पहले ही भीड़ ने उन पर और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ मारपीट की। और हमारे पास जो तस्वीरें आई हैं उनमें ये दोनों नेता खून से लथपथ दिख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और बहादुर देउबा पर हिंसक भीड़ ने इसलिए भी हमला किया क्योंकि नेपाल की आम जनता उनके बेटे जय बीर देउबा को एक नेपो किड मानती है और उन पर यह आरोप लगता है कि वो अब तक टैक्स पेयर्स का पैसा अपने बेटे पर खर्च कर रहे थे। तस्वीरें देखिए, यही कहानी नेपाल के वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल की है, जिन्हें आज गुस्साई भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और अब भी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है कि गुस्साई भीड़ ने उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल के साथ क्या किया है। देखिए, सड़क पर वो भागते रहे, लोग उन्हें खदेड़ कर पीटते रहे। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के जो निजी आवास है वहां पर भी तोड़फोड़ की। ये झापा में उनका घर है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी के साथ साथ इस्तीफा दे चुके गृहमंत्री रमेश लेखक के घर को भी आग लगा दी गई। ये तस्वीरें उनके घर की हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर पर भी हमला किया और उनके घर में रखे कैश को जनता के बीच उड़ा दिया। देखिए, इससे पहले काठमांडू में नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय पर भी एक बड़ा हमला हुआ और आप इन तस्वीरों को भी आज जरा देखिए, क्योंकि ये नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस कांतिपुर की तस्वीरें हैं, जिसकी शुरुआत साल 1993 में हुई थी। आरोप है कि कांतिपुर ने इस विरोध प्रदर्शन की आलोचना की थी, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने इसकी इमारत को आग के हवाले कर दिया। और इसी तरह का हमला दमक के ओली टावर पर हुआ है और यहां भी आगजनी के बाद सेना की सभी टुकड़ियां पीछे हट गईं। प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया कि वो मौजूदा सरकार के किसी भी निशान को सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी घटना काठमांडू में पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर पर हुई है, जहां प्रदर्शनकारियों ने उनकी पत्नी राज्यलक्ष्मी को बुरी तरह पीटा और इसके बाद उनके घर में आग लगा दी गई। नेपाल का मीडिया बता रहा है कि इस घटना में पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी घायल होने के बाद बुरी तरह जल भी गई थी और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां उनका इलाज किए जाने से पहले ही
उनकी मौत हो गई। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसीलिए हम ब्लर करके दिखा रहे हैं। सोचिए आज नेपाल में क्या नहीं हुआ। ये बात मानी जा सकती है कि नेपाल की सरकार ने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ था और वो आम जनता के हित में काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी इस तरह अपने देश को के संसद भवन को आग लगा देना, राष्ट्रपति भवन को लूट लेना या पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जान से मार देना, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। ठीक उसी तरह से जैसे 22 प्रदर्शनकारियों की मौत अगर आंदोलन की वजह से कर दी जाती है, हो जाती है, तो ये वहां की पुलिस की सख्ती पर सवाल बीते दिन उठ रहे थे, क्योंकि कल रात तक जो खबर आई थी उसने भी पूरे नेपाल को परेशान कर दिया था कि आखिर आंदोलन के लिए निकले हुए छात्रों पर इस तरह के हमले क्यों किए जा रहे थे पुलिस प्रशासन की तरफ से कि उनकी जान चली गई। सोचिए, कल तक जो नंबर 18 था वो आज मरने वालों की संख्या प्रदर्शनकारियों में से 22 हो गई। वहीं दूसरी तरफ आज जो पथराव, झड़प, आंसू गैस, गाड़ी में आग, तोड़फोड़, सिक्योरिटी वैन रोकी, टायर जलाए गए, प्रदर्शनकारियों को गोली लगी है, गेंद तोड़े गए, गेट अलग अलग जगहों के तोड़े गए हैं। ड्रोन तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से जगह जगह पर आगजनी हुई है। बड़ी बड़ी इमारतें वहां की आग के हवाले कर दी गई हैं। अगर संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, सिंह दरबार, जो सबसे प्राचीनतम प्रतीक थे नेपाल की संस्कृति के, वो सब कुछ आग के हवाले कर दिए गए हैं, तो नुकसान किसका हुआ है? नेपाल का हुआ है। लोकतंत्र में कभी भी इसकी जगह नहीं हो सकती और ये बात आज पूरी दुनिया कह रही है।